वीक्स के बाद एक बेहतर टॉपिक है मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोन डिजीज, वो मैं कर सकूं। अभी फॉर द टाइम बिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमने थोड़ा सा कवर किया था जब मैंने एक्यूट किडनी इंजरी की प्रेजेंटेशन दी थी लास्ट टाइम। अभी थोड़ा सा ज़रा डिटेल में स्पेशली ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कवर करूंगी ज़रा। अच्छा जी, सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। यूजुअली सबको पता ही है कि आपका बेसिकली एल्ब्यूमिन जो है वो निकल रहा होता है यूरिन के अंदर से, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया। एल्ब्यूमिन या कोई भी प्रोटीन जो निकल रही होती है उसकी वजह से पीछे थर्ड स्पेसिंग हो जाती है, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो इसकी वजह से एडीमा हो जाता है। और अगर तो आपके पास एक्टिव सेडिमेंट आ रहा है या नेफ्रिटिक सिंड्रोम है तो हाइपरटेंशन भी होगी इसके साथ। और एक और चीज़ जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ सिनोनिमस है वो है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हमारे पेशेंट में हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, प्रोफाउंड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। और स्पेशली एडल्ट पेशेंट के अंदर हम स्पेसिफिकली लिपिगेट या कोई भी स्टैटिन जो है वो ज़रूर ऐड करते हैं। ये लास्ट टाइम भी मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा बताया था कि बेसिकली ये हम इसको नेफ्रोटिक क्यों होता है या नेफ्रिटिक क्यों होता है, बेसिकली एक्यूट जीएन हम इसको कहते हैं। नंबर वन, ये आपके पास बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है ग्लोमेरुलस की। आप अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले आपके पास ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के बाद आपके पास पीसीटी होता है, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है। जितनी भी ट्यूब्यूल्स हैं उनको हम एक राउंड सर्कल में इकट्ठा बना के हम कह देते हैं जी ट्यूबुलर नेक्रोसिस, अगर उनकी नेक्रोसिस हो रही हो या इन्फ्लेमेशन हो रही हो। अगर तो ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको हम कहते हैं बेसिकली एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को फर्दर दो में डिवाइड किया हुआ है, एक को नेफ्रिटिक कहते हैं और एक को हम नेफ्रोटिक कहते हैं। टी कप का कॉन्सेप्ट बेसिकली मैंने पेशेंट को समझाने के लिए एक बनाया हुआ है खुद से ही, कि जैसे मैं उन्हें कहती हूँ कि आप चाय बनाते हैं तो छलनी के ऊपर पत्ती आ जाती है और नीचे जो है वो आप चाय चली जाती है। तो अगर छलनी में सुराख हो जाए तो पत्ती नीचे चाय में आ जाएगी। तो इसी तरह बेसिकली आपकी गुर्दे के अंदर छोटी छोटी छलनियां लगी हुई हैं, ठीक है, वो फिल्टर कर रही है खून को। तो बेसिकली जो पत्ती है वो एल्ब्यूमिन या प्रोटीन होती है, वो बेसिकली उसका काम है कि वो ऊपर ही रहे छलनी के, लेकिन वो छलनी से नीचे आ रही है क्योंकि छलनी में सुराख हो गए हैं। तो इसको बेसिकली हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दो टाइप्स हैं इसकी। पैथोफिजियोलॉजी बहुत लंबी है, लेकिन मैं जरा छोटी सी स्पेशली मेडिसिन डॉक्टर के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम लेसिक्स के बड़े खिलाफ हैं और क्यों खिलाफ हैं मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। पैथोफिजियोलॉजी हम दो ब्रॉडर टर्म्स में डिवाइड करेंगे, एक को हम कहते हैं ओवर फिलिंग थ्योरी, एक को हम बोलते हैं अंडर फिलिंग। पहले मैं जरा अंडर फिलिंग के ऊपर आ जाती हूँ। अंडर फिलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का क्या काम है ब्लड के अंदर, वो बेसिकली आपका ऑनकोटिक प्रेशर डेवलप करती है। दो तरह के प्रेशर हैं, एक को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक, एक को हम कहते हैं ऑनकोटिक। ऑनकोटिक बेसिकली सोल्यूट्स की वजह से होता है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा सॉल्यूट है आपके पास वो प्रोटीन एल्ब्यूमिन आ जाता है। बेसिकली वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर रहता है और थर्ड स्पेसिंग नहीं होती। तो जब प्रोटीन नहीं होगी बॉडी में, चाहे वो डीसीएलडी है, चाहे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, कोई भी रीजन है जिसमें प्रोटीन ही बन रही, सेप्सिस में जब प्रोटीन नहीं लिवर बना रहा होता, एल्ब्यूमिन मोस्टली कम होता है, एक निशानी है उसकी, तो उस टाइम भी आपके पास बेसिकली जो ब्लड वेसल है उसके अंदर ब्लड कम हो जाता है। बेसिकली है तो बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड है, लेकिन थर्ड स्पेसिंग हुई हुई है, लेकिन जो ब्लड वेसल है वो उसके अंदर आपका पास क्योंकि ब्लड कम होता है बिकॉज ऑफ लो ऑनकोटिक प्रेशर, तो उसकी वजह से रास एक्टिवेट हो जाता है। रास का बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। वो बेसिकली सेंस कर रहा है जब उसके अंदर से ब्लड पास होके जा रहा है, पीसीटी और मतलब जो मैकुलर डेंसा सेल्स हैं उनके अंदर से जब पास होके जा रहा है तो वो सेंस कर रहा है कि यहाँ पे ब्लड कम है, तो वो रास को एक्टिवेट करेगा। रास ये करता है ब्लड प्रेशर आपका बढ़ाता है। बेसिकली हम इसीलिए सबसे पहले जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है स्पेशली एडल्ट्स के अंदर, वो ये होता है कि हम ACRB दे के इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को कम करें। दिस इज आवर कॉर्नरस्टोन ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हम ACRB देते हैं, हमारी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, स्पेशली अगर RFTs आपके नॉर्मल हैं। अगर RFTs खराब है तो ये मैं दे सकती हूँ ACRB, या कोई और नेफ्रोलॉजिस्ट दे सकता है, लेकिन बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो विदाउट नेफ्रोलॉजिस्ट ओपिनियन ना दें, क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, फॉलोअप करते हैं। जो मरीज फॉलोअप नहीं करता उसको हम ACRB नहीं देते, एक ये भी बता दूं। अच्छा, दूसरी थ्योरी होती है ओवर फिलिंग की। ओवर फिलिंग ये कि देखें किडनी डैमेज है तो वो वैसे ही सॉल्ट को रिटेन करेगा। किडनी कौन सी किडनी का पार्ट है जो सॉल्ट को रिटेन करेगा, जो सॉल्ट को हैंडल करता है प्रिंसिपली, वो बेसिकली आपकी ट्यूब्यूल्स हैं। नंबर वन पीसीटी, मतलब ऑलमोस्ट मैं 80% या 90% तो पीसीटी आपकी रीअब्सॉर्ब कर रही है सोडियम को, बाकी लूप ऑफ हेनले और डीसीटी कर रहा है। तो बेसिकली अगर आपके साथ नीचे ट्यूब्यूल्स भी डैमेज है तो वो सोडियम को रिटेन करती हैं। जब वो सोडियम को रिटेन करती हैं, उस पेशेंट को अगर आप डायूरेटिक देते हैं तो उस पेशेंट को फायदा है। लेकिन अगर प्रिंसिपली सिर्फ ग्लोमेरुलस डैमेज है और बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडर फिलिंग हाइपोथेसिस चल रहा है, तो अगर उस केस में आप लेसिक्स दे रहे हैं या कोई डायूरेटिक दे रहे हैं तो उल्टा आपको नुकसान होगा।
क्योंकि आप फर्दर बॉडी में से इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम कर रहे हैं, हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम जा रही है, जब हार्ट को कम जा रही है तो किडनी को कम आ रही है, तो आरएफटीज आपके खराब होना शुरू हो जाते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैकेनिज्म अजीब सा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा आगे आसान करके आपको बता देती हूँ। ये सबसे आसान है जी। अच्छा जी, किडनी में ग्लोमेरुलस के अंदर कितनी लेयर्स हैं? सबसे नीचे आप आ जाते हैं, आपके पास एंडोथीलियम है जो यूजुअली कैपिलरीज के अंदर होती है, ठीक है। किडनी के अंदर स्पेशलाइज्ड एंडोथीलियम होती है, उसके अंदर फेनिस्ट्रेशंस होती हैं, सुराख होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एंडोथीलियम की लेयर है, उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यूं जैसे पत्ते आपने रखे हुए हैं इस तरह पोडोसाइट्स पड़े हुए होते हैं। बेसिकली जब भी स्पेशली जो एमसीडी जो मिनिमल चेन डिजीज है उसका मैकेनिज्म ये होता है, और एफएसजीएस का ये पोडोसाइट्स उतर जाते हैं। ये पोडोसाइट्स ही बेसिकली नेगेटिव चार्ज को मेंटेन उन्होंने किया होता है कि एल्ब्यूमिन यहाँ से नहीं निकल रहा होता। जब ये स्लफ ऑफ हो जाते हैं आपके पास, तो बेसिकली ये जगह ओपन हो जाती है और यहाँ से प्रोटीन निकल जाती है। तो ये ज्यादा आसान पैथोफिजियोलॉजी है नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक की। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा एक चीज ऐड की थी कि मैंने अभी कहा कि हमारे पेशेंट में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल प्रेफरेबली ज्यादा होता है, तो ये मुझसे क्वेश्चन हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे पेशेंट में क्यों ज्यादा होता है। बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल की कैटाबॉलिज्म की प्रोटीन्स हैं वो निकल जाती हैं, और शायद ये भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं वो भी निकल जाते हैं। इस वजह से हमारा पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन प्रोन होता है, बहुत जल्दी उसको इन्फेक्शन हो जाता है। नंबर 2 ऊपर से हम इम्यूनोसप्रेसेंट भी दे रहे होते हैं। अच्छा जी, ये भी एक मैकेनिज्म है, ये बेसिकली मैंने पिक्चर इसीलिए ऐड की थी कि ये भी जो मैंने अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन किया है, टी कप फिनोमेना, कि आपके जो छलनी है उसके अंदर सुराख हो गए हैं। जब सुराख इतना बड़ा हो गया है कि उसमें से आरबीसी भी निकल के आ रहे हैं, तो इसको हम नेफ्रेटिक सिंड्रोम कहते हैं। ये मैकेनिज्म होता है बेसिकली हीमोचूरिया का। एक और बात मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दूं कि +1 का जो प्रोटीन यूरिया है वो हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, वो यूटीआई में हो सकता है, सिवियर यूटीआई के अंदर। लेकिन अगर +2 का है तो फिर उसको मैं इन्वेस्टिगेट करूंगी, क्योंकि वो मोर देन 300 मिलीग्राम्स पर डे का प्रोटीन यूरिया होता है और वो मेरे लिए सिग्निफिकेंट होता है, तो उसको मैं थोड़ा सा कंसिडर करती हूँ। तो +1 का दोबारा मैं बता रही हूँ, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। आप वो सिंपल यूटीआई या यूरोसेप्सिस की वजह से भी आ सकता है प्रोटीन, यानी थोड़ा बहुत ग्लोमेरुलस उसकी वजह से भी डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन से भी, ठीक है। और आरबीसीज, अब हम आरबीसी किसको सिग्निफिकेंट लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने सबसे पहले हमने देखा जी यूरिन में एक मरीज को मोर देन 20 आरबीसीज आ रहे हैं, ठीक है। मैं ऑब्वियसली सबसे पहले उससे पूछूंगी यार कि आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन के वो सिम्टम्स पूछूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं ये करूंगी, मैं उसका अल्ट्रासाउंड करा के देखूंगी उसको ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई यूरो का कॉज तो नहीं है। अगर मैंने रूल आउट कर लिया, क्योंकि मेरे पास ज्यादा ओल्ड पेशेंट्स आते हैं तो मुझे जाहिर है सीए भी रूल आउट करना होता है, ठीक है। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया, मैंने रूल आउट कर लिया कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसके बावजूद पेशेंट को परसिस्टेंट आरबीसीज आ रहे हैं, दिस इज, और एक औरत है जिसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, ये भी मैंने कंफर्म किया है। आपको कोई फोलिस तो नहीं डली, ये भी कंफर्म किया है। ये सारा कुछ कंफर्म करने के बाद अगर आरबीसीज आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट है, दिस इज नेफ्रिटिक सिंड्रोम। बेशक प्रोटीन आ रही है कि नहीं आ रही, मैं दोबारा बताऊंगी, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग नॉन मेनिस्ट्रेटिंग जो सैंपल है आपके पास और उसमें आरबीसीज परसिस्टेंट आ रहे हैं, दिस इज नेफ्रिटिक सिंड्रोम, बेशक प्रोटीन है या नहीं है। अच्छा जी, नहीं नहीं, 2-3 है ना, अगर आपके पास 4 to 6 भी आ रहे हैं और वो परसिस्टेंट, 4 to 6 भी जबकि इतने सिग्निफिकेंट नहीं, 8 to 10 सिग्निफिकेंट होते हैं यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम। लैब्स टू लैब वेरी करते हैं ना, हर किसी की लैब का वो एक डिफरेंट है। अच्छा जी, नेफ्रोटिक के अंदर हम आ जाते हैं। नंबर 1 नेफ्रोटिक, बेसिकली हम उसको कहते हैं प्योर नेफ्रोसिस, का मतलब ये कि सिर्फ प्रोटीन आ रही है और कुछ भी नहीं आ रहा। इसकी हमने दो ब्रॉडली हम इसको डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर। एक है मिनिमल चेंज डिजीज, जो कि बच्चों के अंदर 90% जो बच्चे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के वो बेसिकली एमसीडी के साथ प्रेजेंट करते हैं। एमसीडी की जो सिग्निफिकेंट चीज है वो ये होती है कि ये स्टीरॉयड सेंसिटिव होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आप इसमें डायरेक्ट आपको कोई बाइप्सी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यूजुअली ये वाला वाहिद केस है जिसमें हम बाइप्सी नहीं करते। आप सिंपल इसको स्टीरॉयड स्टार्ट कराएं बच्चे को 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे के लिहाज से, और ये कि आपने इसको ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स लेकर जाना होता है। पीड्स के सर थे लास्ट टाइम, उनके साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन भी हुई थी इसके ऊपर, तो ये उनकी स्पेशलाइज फील्ड है। और अगर आपके पास पेशेंट जो है वो आया है और वो उसको कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो आपके पास नॉन स्टीरॉयड डिपेंडेंट भी रीजंस हो सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, नंबर 1 साइक्लोफॉस्फेमाइड दे सकते हैं, ये हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट है, बच्चों के अंदर आप दे सकते हैं ओरल भी, कोई इतना मसला नहीं, हम एडल्ट्स में आईवी देते हैं प्रेफरेबली। और उसके बाद आप एक साइक्लोस्पोरिन और टेक की भी ऑप्शन है आपके पास, टेक्रोलिमस। टेक्रोलिमस हम अपने ट्रांसप्लांट के पेशेंट को भी देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट है तो हमारे लिए तो इट्स अ कॉमन मेडिकेशन, तो ये आप दे सकते हैं। नंबर 2 आ जाते हैं मेम्ब्रेनस। अब मेम्ब्रेनस ऑन अ डेली बेसिस मैं देख रही हूँ, इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक पेशेंट की एग्जांपल भी दे देती हूँ। मेरे पास एक यंग फीमेल आई है, ऑलमोस्ट शी वाज 22 ईयर्स ओल्ड, तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, मतलब सीधा सीधा। जब मैंने हिस्ट्री लेनी शुरू किया, वो यंग फीमेल चाइल्ड बेयरिंग एज की थी, तो मेरे जहन में सबसे पहले आया कि इसको एसएलई होगी। तो एसएलई का हमने वर्कअप भेजा, उसका C3 C4 ANA एंटी डीएस डीएनए सब कुछ नेगेटिव था उसका।
उसके बाद हमने ये किया कि उसका 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन का है वो मैं मजबूर हो कराना ही होता है, तो उसको ऑलमोस्ट आ रहा था उस टाइम 4 ग्राम का प्रोटीन यूरिया, 4.4 समथिंग। हमने जब उसका यूरिनारी कराया तो यूरिनारी में उसको सिंपल प्योर नेफ्रोसिस थी, लेकिन आरबीसी के उसके थे, मतलब मुझे भी याद है 8 to 10 आरबीसी थे, जहां पे मैं जरा कंफ्यूज हुई, मुझे हुआ कि शायद इसको आईजीए नेफ्रोपैथी होगी या एसएलई हो सकती है। तो जब हमने उसके सारे टेस्ट कराया, अब हमें डायग्नोसिस नहीं बन रहा, हमने फिर उसकी बायोप्सी की, बायोप्सी मैंने खुद की यहाँ पे जीएमसी में। जब हमने बायोप्सी की तो टू माय सरप्राइज वो इट केम आउट टू बी मेम्ब्रेनस। अब जब एक दफा आप मेम्ब्रेनस सस्पेक्ट करते हैं तो इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं, एक हम कहते हैं प्राइमरी मेम्ब्रेनस, एक है सेकेंडरी। सेकेंडरी मेम्ब्रेनस का मतलब ये होता है कि किसी कॉज की वजह से मेम्ब्रेनस हुआ है। आप लोगों के लिए जो ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो ये मेम्ब्रेनस इसलिए है क्योंकि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेनस होता है, ये मैंने बहुत देखा है। मतलब कितनी मेलिग्नेंसीज हम डायग्नोज बेसिकली मेम्ब्रेनस की बेस पे करते हैं, मतलब ये मैं बेसिकली बताना चाह रही हूँ। और स्पेशली जो सॉलिड ऑर्गन मेलिग्नेंसीज हैं जो कि आपकी गट से रिलेटेड हैं, किडनी की मेलिग्नेंसीज हो गई, लिवर की हो गई, ये लंग्स की हो गई, इनके साथ बहुत ज्यादा एसोसिएशन है बेसिकली मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की। एनीवेज हमने जो क्योंकि सेकेंडरी उसका कोई कॉज नहीं था, एक एसएलई वैसे बड़ा मेजर कॉज है, तो वो क्योंकि नेगेटिव आ गए थे टेस्ट मेरे पास, तो मैंने ये किया कि उसका हम एक टेस्ट भिजवाते हैं प्राइमरी के लिए, प्लार PLA2R एंटीबॉडीज होती हैं, ये बेसिकली जब भिजवाया तो वो भी उसकी नेगेटिव आ गई, तो उसको मेम्ब्रेनस था। अभी हमने जब उसको स्टीरॉइड स्टार्ट कराए, स्टीरॉइड से कोई खास रिस्पांस नहीं, नंबर 1 हम हमेशा ए से आरबी स्टार्ट कराते होते हैं, कोई रिस्पांस खास नहीं आया उसको, थोड़ी बहुत स्वेलिंग कम हुई, हमने उसको स्टीरॉइड स्टार्ट कराए, स्टीरॉइड से भी 8 वीक्स गुजरने के बाद कोई खास रिस्पांस नहीं आया, उल्टा उसका 5 ग्राम का प्रोटीन यूरिया हो गया, पहले 4 से था फिर 5 की तरफ हो गया। तो मेम्ब्रेनस को भी ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है, मतलब मैं बेसिकली बताना ये चाह रही हूँ। और अभी मेरा सेकंड ऑप्शन ये है कि स्टीरॉइड के साथ मैं उसको टेक दे सकती हूँ, और रिटुक्सीमैब का किसी के साथ एक्सपीरियंस है, किसी ने कहीं ऑन्कोलॉजी में काम किया हो? हम ऑन्को की दवाइयां बहुत देते हैं, आई एम सॉरी। रुटुक्सीमैब बेसिकली रिकमेंडेड है, लेकिन रुटुक्सीमैब यहाँ पे मंगवाना 1 लाख का इंजेक्शन होता है, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने रुटुक्सी के लिए शायद मैं उसको शिफा रेफर करूँ। तो ये कि उसको रुटुक्सी फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, और अभी फॉर द टाइम भी क्योंकि वो राजी नहीं थी तो हमने उसको साइक्लोस्पोरिन, और टेक में एक ऑप्शन थी तो हमने उसको साइक्लोस्पोरिन स्टार्ट करी है। टेक्रोलिमस के साथ 2 बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक ये कि आपको शुगर हो सकती है अगर स्पेशली डोज ज्यादा मिल रही हो, नंबर 2 आपको हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। आई नो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये बोरिंग है, लेकिन ये मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि बेसिकली हम ट्रीटमेंट प्लान हमारा क्या होता है। आगे हम आ जाते हैं नेफ्रेटिक। अब नेफ्रेटिक में एक लंबी लाइन है, बेसिकली आपने कैसे डिफ्रेशिएट करते हैं इसको क्लिनिकली मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एफएसजीएस का मतलब होता है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, इसके मैं नाम को अलग अलग एक्सप्लेन करती हूँ। फोकल मीन ये पूरा का पूरा, फॉर एग्जाम्पल मेरा गुर्दा है, ठीक है, अब ये गुर्दे का ये वाला पोर्शन बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इतनी थोड़ी सी जगह जो है ना यहाँ पे स्क्लीरोसिस हुई थी है, रस्सियां बन गई, खत्म हो गया है, फोकल सेगमेंटल। अब इसके अंदर भी एक सेगमेंट में सिर्फ हुई हुई है, स्कैटर्ड, ठीक है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। सबसे बुरा प्रोग्नोसिस हमारे इस पेशेंट का होता है, ये बेसिकली आप इसका ट्रांसप्लांट भी कर दें तो ये वापस बीमारी आ जाती है। इस पे रिसर्च आजकल चल रही है कि ब्लड के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से बार बार पेशेंट को एफएसजीएस हो जाता है, और इस पे मतलब अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई दवाई वगैरह कुछ हम आगे ट्रीटमेंट प्लान नहीं कर सके। लेकिन एफएसजीएस हैज अ वेरी बैड प्रोग्नोसिस, और ये भी प्योर नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, इसमें नेफ्रोसिस भी हो सकती है, बहुत ज्यादा प्रोटीन यूरिया भी आ सकता है। वो बच्चे जिनको एमसीडी होती है और स्टीरॉयड को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, उनकी जब बायोप्सी की जाती है तो ये एफएसजीएस अक्सर निकलता है, बच्चों में भी एफएसजीएस बहुत कॉमन है। अच्छा, सेकंड पे हम आ जाते हैं एमपी। अच्छा दोबारा बता देती हूँ, एफएसजीएस में भी जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी एफएसजीएस, एक है सेकेंडरी। आप में से एचआईवी कितना कॉमन है जीबी में? नहीं है ना, वेरी रेयर, आपने ही देखा होगा वैसे। मेरा में इस्लामाबाद में सर फिर भी था, वो एक उन्होंने पिम्स में बनाई हुई थी, एक पिम्स में ज्यादा था ना, तो हमने सर एचआईवी के साथ ना एफएसजीएस होता है, तो वो मैंने काफी देखा हुआ है मतलब इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि हेरोइन के साथ होता है, जो हेरोइन एडिक्ट्स हैं उनको जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है वो ये होता है, आपके जो एनसेड्स आप बहुत ज्यादा हैवी मिकदार में दे रहे हैं, एनसेड से एमसीडी भी हो सकता है, मेम्ब्रेनस भी हो सकता है, एफएसजीएस भी हो सकता है, तो बेसिकली ये भी एक कॉज है। ये आप बायोप्सी करते हैं तो आपको पता चलता है। इसका क्लिनिक कोविड की वजह से भी होता है, यस, जो आपके वायरल इन्फेक्शन है, मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एक सर आपके पास बीमारी यहाँ कॉमन है शिस्टोसोमियासिस, वो ब्लैडर वाली जो है, उसके साथ भी सर ये होता है एफएसजीएस, ये भी ये मतलब इट्स कॉमन इन दिस एरिया। आई थिंक उमर नोज बेटर देन अस। आर यू श्योर? नहीं, इट्स कॉमन। नहीं, आपके वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर उस पे आती है ना कैल्सिफिकेशंस के साथ। 3 मरीज तो मैं देख चुकी हूँ, प्रॉमिस बाय गॉड, आई वाज 100% श्योर कि यू हैव सीन इट।
उसके साथ ना +2 का प्रोटीन भी था, तो वो उन्होंने मतलब सर्जरी वालों ने, जो हमारी सर्जरी है, उन्होंने शिस्टोसोमियासिस को ट्रीट किया तो वो खुद ही नेफ्रोटिक सही हो गया था। तो ये सेकेंडरी कॉज था ना। प्राइमरी एफएसजीएस की जो ट्रीटमेंट होती है, जो प्राइमरी एफएसजीएस है, वो आप क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं, बाकी सारी चीजें मतलब एक्सक्लूड करके, तो उसमें स्टीरॉइड आप देते हैं। वैसे सर अब हम स्टीरॉइड बहुत कम देते हैं, मैं भी आगे आपको ट्रीटमेंट में बता भी देती हूँ। दूसरी चीज आ गई थी एमपीजीएन। एमपीजीएन का मतलब होता है मिजेंजियो प्रोलिफरेटिव जीएन। मिजेंजियो का मतलब ये कि ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है, इसके दरमियान में जो जगह है उसको मिजेंजियम कहते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रोलिफरेशन होती है उसको हम कहते हैं। ये जो आपका पेशेंट होता है एंडोकार्डाइटिस वाला, इसके साथ मैंने एमपीजीएन देखा हुआ है काफी। तो एमपीजीएन भी थोड़ा रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट है इसकी, और इसमें भी अगेन स्टीरॉइड हम नहीं देते, सबसे पहले हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, और स्टीरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स जो हैं वो हम प्रेफर करते हैं एमपीजीएन के अंदर। एमपीजीएन में भी जो कॉज है उसको आप ठीक कर दें तो एमपीजीएन ठीक हो जाएगा। आगे आ जाते हैं पोस्ट स्टेप पे। सबसे अच्छा ठंडा जीएन पोस्ट स्टेप है, कुछ नहीं करना, इन्फेक्शन ट्रीट करें, पेशेंट ठीक हो जाता है। ये मैंने यंग एडल्ट्स में बहुत कॉमन देखा है। इवन कितने पेशेंट्स हैं जिनको मैंने ये क्या गले में होता है, टॉन्सिलाइटिस के लिए भेजा है, टॉन्सिलेक्टमी के लिए भेजा है मैंने बेसिकली, क्योंकि जिनको ये परसिस्टेंट चल रहे होते हैं, आरबीसीज आ रहे होते हैं यूरिन के अंदर, वो नहीं ठीक हो रहे होते, उसकी फिर हम ये देखते हैं कि वाकई उनको इन्फ्लेम टॉन्सिल्स होते हैं और वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, तो हम उसमें टॉन्सिलेक्टमी करते होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आरपीजीएन। आरपीजीएन आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली जो इमरजेंसी में लोग हैं, ये आपके पास से एक पेशेंट मेरे पास रेफर होकर आरपीजीएन का आया था, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाम ही बता रहा है बेसिकली कि इसमें आरएफटीज खराब होंगे, ठीक है, आपका करेक्ट बढ़ा हुआ होगा और यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही होगी। दिस इज आरपीजीएन। आरपीजीएन कोई भी जो ये यहाँ पे नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक का कोई भी जो टाइप है वो आरपीजीएन में कन्वर्ट हो सकती है। बेसिकली इसके अंदर इसके बड़ा ऑसम आसान सा ट्रीटमेंट है। आपने देनी होती है, साइकिल देना होता है, स्टीरॉइड का सोलोमिड्रॉल आपके पास इजीली अवेलेबल है बच्चा के अंदर। आपने 1 ग्राम, अगर वेट ज्यादा है, 1 ग्राम आपने ओडी देना होता है 3 दिन के लिए। उसके बाद आप फुल डोज डेल्टा कॉटल स्टार्ट करते हैं। साइडवेज आप पर मंथ साइक्लोफॉस्फोमाइड 1 ग्राम स्टार्ट करते हैं। 6 आपने उसकी डोजेस पूरी करनी होती हैं। ये आरपीजीएन का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। अच्छा जी, और आरपीजीएन का प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली बुरा है क्योंकि आरएफटी खराब हो जाते हैं। तो अगर आपने बहुत ही कोई टाइम पे किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास मरीज चला जाए और टाइम टाइम पे इलाज हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, तो आरपीजीएन के अंदर एक और निशानी होती है कि जो ग्लोमेरुलस है उसको जब आप खोलते हैं, वो बाइप्सी के अंदर काट के देख रहे होते हैं, तो आपके पास ये चांद की शेप में एक चीज बनी होती है, उसे हम क्रेसेंट कहते हैं। तो ये एक इसकी हिस्टोलॉजिकल हमारी क्लासिफिकेशन है। आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी एशियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है, चाइनीज, जापानीज, कोरिया वगैरह वगैरह के अंदर। हमारे अंदर पेशेंट में भी बहुत कॉमन है, और ये हमें तब पता चला जब हमने बाइप्सीज करनी शुरू की। बेसिकली आप इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, गैस्ट्रो में अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है सर सीलिक डिजीज का, सीलिक डिजीज वाले पेशेंट की एसोसिएशन है आईजीए नेफ्रोपैथी के साथ। अगर आपके पास सीलिक डिजीज का पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ आया है या उसको परसिस्टेंट आरबीसीज आ रहे हैं यूरिन के अंदर, तो इट माइट बी आईजीए नेफ्रोपैथी। दूसरा, आईजीए नेफ्रोपैथी आपके पास एक साइलेंट डिजीज भी हो सकती है। बहुत से लोग हैं जब उनके आप मेडिकल चेकअप कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है कि परसिस्टेंट माइक्रोहेमेचूरिया चल रहा है। उस टाइम आपको जब आप उसकी बाइप्सी करते हैं तो ये अगेन मेजेंजियम के अंदर सारे के सारे मसले होते हैं, उसको हम कहते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी। इसका आप आईजीए लेवल्स भी करवा सकते हैं इजीली, एकेयू से भी हो जाता है, शिफा से भी हो जाता है और चुकताई से भी हो जाता है। आगे चले जाते हैं एसएलई पे। एसएलई इज समथिंग जो मुझे लगता था अपनी ट्रेनिंग में कि शायद ये बीमारी बड़ी कॉमन है। जब मैं ट्रेनिंग से बाहर निकली तो मुझे पता चला कि शायद इतनी कॉमन नहीं है। वो हम क्योंकि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में बैठे हुए थे तो इसलिए मरीज आता बहुत था। एसएलई बेसिकली हम कहते हैं सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। आपकी जो चाइल्ड बेयरिंग एज की फीमेल्स हैं उनके अंदर बड़ा कॉमन है, ठीक है। और आपके पास इसकी क्या निशानी होती है, यहाँ पे तो लोगों के वैसे यहाँ पे पिंक है, ठीक है। तो ये आपको बटरफ्लाई रैश होता है, तो ये एग्जैक्टली इसमें आप ना आपका स्पॉट डायग्नोसिस है। मरीज आपके पास बटरफ्लाई रैश के साथ अगर मेरे पास आया है, मेरे पास वो तभी आया है जब उसकी कोई यूरिन में मसला होगा, प्रोटीन होगा या आरबीसीज होंगे, कुछ खराब होगा, ठीक है। तो इसको हम एसएलई कहते हैं। एसएलई के रूमा वाले भी देख सकते हैं, और अगर एक दफा लूपस डेवलप हो जाए, लूपस नेफ्राइटिस, तो इसको एक्सक्लूसिवली हम देखते हैं पिम्स के अंदर, यानी जहां से मैंने ट्रेनिंग की हुई है वहां पे एसएलई का पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ही देखते थे, रूमा वाले बहुत कम देखते थे। इसका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है उसमें एमएमएफ दे सकते हैं आप, साइक्लोफॉस्फोमाइड दे सकते हैं, और आजकल रिटुक्सीमैब भी दे रहे हैं, लेकिन रिटुक्सीमैब के साथ इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं है जितने अच्छे एमएमएफ के साथ हैं। आजकल जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो एमएमएफ है। एमएमएफ देना जरा आसान है, लेकिन उसके साथ आपको इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो आपको स्पेशली फीमेल को बताना पड़ता है कि यार आगे आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो हम ये दवाई शुरू कराएं, मतलब पेशेंट के साथ आपने थोड़ा डिस्कस करना होता है। वेस्कुलाइटिस, अगेन मैं कहूँगी वेस्कुलाइटिस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जो लोग एग्जाम पार्ट 1 का दे रहे होंगे या जब पार्ट 1 दिया होगा
तो एक सवाल है बड़ा कॉमन कि वेस्कुलाइटिस की क्या टाइप्स हैं। एक होता है लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस, एक होता है मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस, एक होता है स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। इत्तेफाक से मैंने सारे देखे हुए हैं सिवाय मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस में। कावासाकी एक डिजीज है, क्योंकि वो बच्चों में होती है, मैं बच्चे नहीं देखती तो मैंने वो पेशेंट नहीं देखा हुआ, अदरवाइज मैंने सारे देखे हुए हैं। लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में होता है जी, अगर आपका ऊपर जा रहा है तो उसको हम कहते हैं जाइंट सेल आर्टराइटिस, अगर आपके बाजू में जा रहा है तो ये टाकायासु है, ये भी देखा हुआ है मैंने, ये भी देखा हुआ है। एक होता है मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस में पैन जो हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएशन है, ये भी मैंने देखा हुआ है। इधर आ जाते हैं स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस के अंदर 3 टाइप्स हैं। एक आपके पास स्ट्रक स्ट्रॉस है, एक आपके पास वेगनर्स है, एक और अभी रिसेंटली इन्होंने नई डेफिनेशन बनाई हुई है माइक्रोस्कोपिक पोलिंजाइटिस। ये तीनों तो एक्सक्लूसिव किडनी को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो ये जाके अपने इम्यून डिपॉजिट्स जो है वो किडनी के ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से किडनी के अंदर नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो जाता है। ये पेशेंट भी हमें लगता था कि बहुत कॉमन है, लेकिन ये डिजीज इतनी कॉमन नहीं है। इन केस आपके पास पेशेंट आया, आप इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई थी यहाँ पे गिलगित में ही, उसके मुंह के ऊपर ये काले काले निशान थे, दूर दूर पड़े हुए थे। तो जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी फलानी दवाई कोई मिली थी, उससे रिएक्शन हुआ था। हमने जरा गौर किया कि दवाई का रिएक्शन तो हमें नहीं लगा, हमने डर्मा को बुलाया, उनको दिखाया, उन्होंने फिर शक किया हमें और कहा कि जी ये तो वेस्कुलाइटिस है, साथ किडनी फेलियर भी था। तो हमने जब उनकी बायोप्सी की तो वो वेस्कुलाइटिस ही था बेसिकली। तो ये आप इस तरह देख सकते हैं कि आपके अगर निशान पड़े हुए हैं बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा, तो ये भी, ये रूमा स्पेसिफिक डिजीजेज हैं सारी, लेकिन ये सारी किडनी को इन्वॉल्व करती हैं। बोर तो नहीं किया मैंने, किया होगा, बर्दाश्त कर लें थोड़ा सा, आखिरी बस रह गया। ठीक है जी, डायग्नोसिस के ऊपर आ जाते हैं। मेरी जो स्पेशलिटी है जी वो एडल्ट पॉपुलेशन है। तो एडल्ट पॉपुलेशन में हम कैसे डायग्नोस करते हैं। नेफ्रोटिक का पेशेंट मेरे पास आएगा, नंबर 1 मैं यूरिनारी के सैंपल के ऊपर 1325 सवाल करूंगी। ये कब लिया, किस तरह लिया, मिड यूरिन सैंपल लिया कि नहीं लिया, सही लिया कि नहीं लिया, मेंस्ट्रुएशन तो नहीं हो रही। अगर आदमी है तो उससे मैं पूछूंगी यार कि आपने कभी कोई रीनल स्टोन की डिजीज की हिस्ट्री तो नहीं रही हुई, आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला। सारा कुछ करने के बाद जब मैं 102% सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि वाकई या नेफ्रोटिक है या नेफ्रिटिक है, तो फर्दर मैं इसका वर्कअप करती हूँ। नंबर 1 जो वर्कअप है वो ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड है, वो आपने देखना होता है किडनी के साइजेस। नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक के अंदर किडनी के साइजेस बड़े हो जाते हैं, ये मतलब एक कॉमन सेंस है कि जो इन्फ्लेम चीज है वो साइज में बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल जो आपकी पॉपुलेशन में किडनी का साइज बड़ा है वैसे ही कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप में 11 सेंटीमीटर का जो किडनी है उसको भी हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। 12 को भी मैं आप सोचना शुरू हो गई हूँ, स्पेशली अगर लंबे लोग हैं और फंडर में रहते हैं, या फिर हुंजा की जो आखिरी जगह नाम भूल गया मुझे उसका, वहां रहते हैं, गुजाल में रहते हैं। ठीक है, तो फिर मैं सोचूंगी कि ये 12 भी शायद नॉर्मल साइज की किडनी हो। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची का मरीज है और उसका 9 सेंटीमीटर से भी 10 सेंटीमीटर किडनी हुआ है, तो मैं सोचूंगी ये लार्ज साइज है। तो आपकी पॉपुलेशन में किडनी साइजेस थोड़े से बड़े होते हैं। तो एक तो हम ये देखते होते हैं। अच्छा, दूसरा हम जीएन प्रोफाइल करा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको जीएन प्रोफाइल इसलिए देना चाहूंगी कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया के अंदर कहाँ कहाँ जाती है। मैं क्योंकि एकेयू में भेज रही हूँ, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो एक सेकंड ऑप्शन आपके पास चुगताई भी है। चुगताई वाला बंदा आपको सस्ता कर देगा। शिफा भी एक ऑप्शन है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपने अगर शिफा में इतने पैसे लगाने हैं तो एकेयू भेज दें, वो पैसे तो बराबर ही हैं, तो बेहतर है ये सब कुछ। तो इसमें आप जो एक्सक्लूसिवली पेशेंट टू पेशेंट आप 3 टेस्ट तो हर सूरत भेजते हैं। नंबर 1 C3, नंबर 2 C4 और ANA, ये 3 तो आपने हर सूरत भेजने, और ये पेशेंट को कोई भी इम्यूनोसप्रेसेंट स्टार्ट करने से पहले भेजते हैं। अगर आप पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट स्टार्ट करके ये भेजेंगे तो इसकी रिपोर्ट हो सकता है आपके पास सही ना आए, और ये डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी है। और ये इतने एक्सपेंसिव टेस्ट भी नहीं है। आई थिंक C3 C4 ANA NT-DS DNA मिला के 6-7 हज़ार है। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। आजकल थोड़ा उन्होंने महंगा कर दिया, C3 शायद 2500 का हो गया है, मुझे वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, तो C3 C4 ANA हम हर सूरत भेजते हैं। जिसमें मैं SLE सस्पेक्ट कर रही हूँ उसमें मैं NT-DS DNA भी भेजती हूँ। जिसमें मैं वेस्कुलाइटिस सस्पेक्ट कर रही हूँ उसमें मैं PN का और CN का भेजती हूँ। अगर प्योर रूमा की डिजीज है, जैसे आपके पास क्रायोग्लोबिनीमिया के साथ भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम बड़ा कॉमन है, वो भी हम भेज सकते हैं, लेकिन उसका सैंपल जरा ड्रॉ कराना मुश्किल है, वो शायद यहाँ से जाएगा भी नहीं, मुश्किल ही है। अच्छा, दूसरा आप ASO टाइटर कर सकते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ASO टाइटर मुझे ऐसे फील होता है पोस्ट स्टेप के अंदर होता है, इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। ये आपका क्लिनिकल डिसीजन है, आपको क्या जरूरत है बिला वजह टेस्ट के ऊपर पैसे जाया करने के लिए। लेकिन ये कि आप बहरहाल ये एक रिकमेंडेड है कि अगर आप पोस्ट स्टेप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप ASO टाइटर कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं IgA लेवल्स के ऊपर। IgA लेवल में भी ज्यादा बेहतर है कि आप बायोप्सी कर लें रादर कि आप IgA लेवल्स कर लें। ये बायोप्सी आप कर लें तो आपके पास एक पक्का सबूत आ जाएगा कि जी बेसिकली कॉज क्या है आपका। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं नंबर 2, गोल्ड स्टैंडर्ड है जी रीनल बायोप्सी। हमारी रीनल बायोप्सी किन केसेस में हम नहीं करते, मैं ये बता देती हूँ। नंबर 1 MCD में हम नहीं करते। MCD के अंदर लाइट माइक्रोस्कोपी पे रीनल बायोप्सी नॉर्मली आएगी। बेसिकली हम 2 सैंपल ड्रॉ करते हैं, एक हम भेजते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, एक हम भेजते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस के लिए। MCD में इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी नॉर्मल है,
लाइट माइक्रोस्कोपी भी नॉर्मल है। आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं जो कि हमारे पास नहीं अवेलेबल पाकिस्तान में, तो उस पर आपको नजर आता है कि पोडोसाइट्स उतरे हुए हैं, स्लफ ऑफ है। तो बेसिकली ये एमसीडी का डायग्नोसिस, एमसीडी बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस है, उसमें हम नहीं करते। नंबर 2, पोस्ट स्टेप के अंदर हम बाइप्सी नहीं करते, क्योंकि पोस्ट स्टेप सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ठीक हो जाएगा। आप इन्फेक्शन ट्रीट करें तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो बाइप्सी से पहले जो हम चीज करते हैं वो होती है 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन। एडल्ट पॉपुलेशन के अंदर पीसी रेशियो इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट। इवेंचुअली आपको 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन ही करनी है। इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर। आपको ये 1000 रुपए के अंदर AKU से आराम से हो जाती है। आपने मरीज को ये समझाना है कि जी आज आपने 12 बजे से लेके कल 12 बजे तक आपने पेशाब जमा करना है और जाके आपने उधर सेंटर में जमा करा देना है, ठीक है, वो भेज देंगे तो 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन आपके पास आ जाएगी। पीसी रेशियो का क्या मतलब होता है, आपने उसी टाइम यूरिन का सैंपल दिया और उन्होंने उसमें एक अंदाजन कैलकुलेट किया कि 24 घंटे में इतने प्रोटीन आती होगी, ठीक है, उसको हम पीसी रेशियो तो कहते हैं। अब जो बच्चे हैं वो 24 घंटे का पेशाब नहीं जमा कर सकते, तो उनके अंदर जो स्टैंडर्ड है वो पीसी रेशियो है। लेकिन एडल्ट पॉपुलेशन में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे पास प्रोटीन की असेसमेंट, अगेन ये भी हम दवाई से पहले शुरू कराते हैं और बाद में दवाई हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही, हम 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन ही कराते हैं, बार बार फॉलोअप के ऊपर बेसिकली देख रहे होते हैं कि प्रोटीन नीचे जा रही है कि नहीं। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में नंबर 1 जितना भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, आपको क्लिनिकल डिसीजन लेना है कि कौन सा वाला टाइप है। अच्छा जी, नंबर 2 आपने पीसी रेशियो करानी है बच्चों की। नंबर 3 आप जीएन प्रोफाइल कराते हैं लेकिन बहुत कम, क्योंकि अच्छा बच्चों में भी एसएलई काफी कॉमन है, वेस्कुलाइटिस कॉमन है, लेकिन इतना कॉमन नहीं है जितना एडल्ट्स के अंदर है, तो इसलिए वो लोग इतना ये जीएन प्रोफाइल के ऊपर उनका फोकस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बाइप्सी भी वो बहुत रेयर करते हैं, कम करते हैं। एक तो बच्चा संभालना बड़ा मुश्किल है, उसको जीए देना पड़ता है, वो उसके पेरेंट्स नहीं एग्री करते, दूसरा को बहुत ज्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सर आप लोग बोर हो गए, मैं तेज तेज खत्म करूं? असल में ये बड़ी स्पेसिफिक है, पीड्स और मेडिसिन की मतलब रिलेटेड है। आप सारे सर्जन हैं असल में, सवाई डॉक्टर मेहताब के मैं नहीं जानती किसी को ऐसे फिजिशियन है ना, अरे बाकी सारे सर्जन हैं, सर्जन है ना। अच्छा सर, अच्छा ट्रीटमेंट में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के ऊपर आ जाते हैं जी बच्चों। ये मैं वो स्पेसिफिकली सर के लिए लिख कर लाई थी, जो पीड्स वाले सर हैं, मैंने कहा कि वो आते हैं हमेशा। तो अच्छा, पीड्स के जो बच्चे हैं उनमें आपने चुप करके सर नीचे करके आपने स्टीरॉयड स्टार्ट करा देना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% एमसीडी ही होती है और कोई फर्दर कॉज नहीं होता नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। तो आपने बेसिकली, और प्योर नेफ्रोसिस ही होती है, उनके आरबीसी वगैरह नहीं आ रहे होते, सिर्फ प्रोटीन ही आ रही होती है, एल्ब्यूमिन +3+3। तो आपने बेसिकली उसके अंदर चुप करके स्टीरॉयड ही स्टार्ट कराना होता है। अगर स्टीरॉयड नहीं चल रहा होता तो सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आप बाइप्सी करके आप साइक्लोफॉस्फेमाइड स्टार्ट करा सकते हैं। मेरे पास एक इनफैक्ट बच्ची आती हुई थी 12 साल की, जब वो 8 साल की थी तो उसकी AKU में बाइप्सी हुई थी, तो उन्होंने साइक्लोफॉस्फेमाइड स्टार्ट कराई। साइक्लोफॉस्फेमाइड भी 2 देने के बावजूद उस बच्ची का जब मेरे पास आई था दोबारा उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, तो फिर रिटुक्सीमैब इसके अंदर एक ऑप्शन होती है हमारे पास। रिटुक्सी आजकल हम बहुत शौक से दे रहे हैं, इस्लामाबाद में तो 2014-15 से चल रही है, अंग्रेजों ने मेरे ख्याल में शुरू की होगी 2013 में और हमने शुरू की होगी 14 या 15 में। तो रिटुक्सी आजकल हम बहुत देते हैं, रिटुक्सीमैब, लेकिन एक एक्सपेंसिव इंजेक्शन है हमारे पास। अच्छा जी, और अगर बच्चे के अंदर एक्टिव सेडिमेंट आ रहा है तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पोस्ट स्टेप जीएन हो सकता है। पोस्ट स्टेप जीएन आप लोगों में से काफी लोगों ने देखा होगा, मेरे उमर ने तो मुझे काफी भेजे हुए भी हैं। पोस्ट स्टेप जीएन, उसमें कुछ नहीं करना है, इन्फेक्शन ट्रीट करना है, जो आपने दवाई दी होती है वही मैं कंटिन्यू करती हूँ। ना ही भेजें इसलिए कह रही हूँ। खुद ही सेफ स्पैन दे दिया करें। अच्छा जी, एडल्ट पॉपुलेशन, क्योंकि अगेन मेरी स्पेशलिटी है तो इस पर मैं जरा काफी मुझे बातें करनी आती हैं। तो नंबर 1 जी, ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। अच्छा, आजकल हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते स्टीरॉयड को, हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते इम्यूनोसप्रेसेंट को। हमारी पूरी कोशिश है कि आप बेसिकली जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उससे जीएन को सप्रेस करें। नंबर 1 आप क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं लो सॉल्ट। अच्छा, लो सॉल्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है जीबी के अंदर। आप लोगों को कह के तो देखें जरा, नमक वाली चाय बंद करें, वो कहेंगे डॉक्टर साहब आपके पास आना ही नहीं दोबारा, आपने हमारी नमक की चाय बंद की है। 2-3 को तो मैं ये भी कह चुकी हूँ, आप मुझे बिजनेस देते हैं नमक खा खा के, स्टोन्स भी नमक से होते हैं, ठीक है, ये भी मसले सारे। अच्छा, जिसको सीकेडी है उसका भी नमक कम होता है। नमक मैं खुद भी बहुत खाती थी, बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, तो अगर मैं छोड़ सकती हूँ तो बाकी लोग भी छोड़ सकते हैं। मैं तो फक्के मारती थी नमक के। तो ये कि मैंने लोगों को समझाया है काफी दफा, लेकिन ये कि ये कम ही मेरी बात सुनी जाती है। बहरहाल नंबर 1 जो ट्रीटमेंट प्लान है हमारा वो लो सॉल्ट डाइट है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो वाटर को रिटेन करता है और आपकी स्वेलिंग बढ़ती है। अच्छा जी, नंबर 2 ए से आरबीज। ए से आरबी हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है। पेशेंट अगर मेरे पास आया है 100/60 के ब्लड प्रेशर पे, मैं उसको तब भी इजी डे हाफ करके दूंगी 25 मिलीग्राम वाली, लेकिन दूंगी जरूर, क्योंकि ये इसका ट्रीटमेंट प्लान है। देयर इज नो अदर वे टू ट्रीट जीएन बट टू गिव ACRB। और अगर RFT खराब है तो मैं उस पर कंसिडर करती हूँ, मतलब वो मेरी क्लिनिकल जजमेंट होती है, और अगर वो पेशेंट फॉलोअप कर सकता है
तो मैं उसको ACRB दूंगी, अदरवाइज नहीं दूंगी। आगे चले जाते हैं स्टैटिन्स। स्टैटिन्स मुझे अक्सर ही भूल जाते हैं, आपस की बात है लेकिन ये कि ये आपके गोल्ड स्टैंडर्ड है, स्पेशली अगर आपका 4 ग्राम या 8 ग्राम से ज्यादा का प्रोटीन यूरिया है तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ही होगा। आपको कोलेस्ट्रॉल कराने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ज्यादा ही होगा, चुप करके स्टैटिन दे दें आप। अच्छा, उसके बाद रिवरोक्साबैन पे आ जाते हैं। रिवरोक्साबैन भी स्पेसिफिकली वो पेशेंट जिनका प्रोटीन यूरिया बहुत ज्यादा होता है, दोबारा मैं बता रही हूँ 8 ग्राम से ज्यादा है या 8 to 4 ग्राम के दरमियान है, उनके बेसिकली जो, देखिए प्रोटीन का नाम ही भूल गया मुझे, आपके पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली निकल रहे होते हैं यूरिन में से बाहर, ठीक है, तो आपको बेसिकली पीछे क्लॉटिंग का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, मैं वही सोच रही थी क्या चीज निकलती थी तो वो निकल रही होती है बेसिकली, जिसकी वजह से आपको पीछे स्पेशली अगर प्रोटीन यूरिया ज्यादा है तो वो ज्यादा निकल रही है, तो आपको हर सूरत पीछे रिवरोक्साबैन को हम प्रेफर करते हैं, एक्सेप्ट नाम से आती है ये 15 मिलीग्राम की या 20 मिलीग्राम की, तो ये आप दे सकते हैं पेशेंट को। अच्छा जी, हम डायोरेटिक्स नहीं देते। डायोरेटिक्स क्यों नहीं देते? अभी मैंने आपको अंडर फिलिंग और ओवर फिलिंग वाली थ्योरी बताई थी, ठीक है। अनटिल अनलेस ट्यूब्यूल्स खराब हो, पेशेंट सोडियम रिटेन कर रहा हो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग डायोरेटिक। आप मेरा कोई भी कागज देखें, किसी और नेफ्रोलॉजिस्ट का कागज देखें, हम लेसिक्स नहीं देते, हम बहुत कम देते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप ACRB लो सॉल्ट डाइट से पेशेंट को जरा रिक्वेस्ट करके यार पानी कम पीना, ये वो करके आप उनसे थोड़ा डायोरेटिक को अवॉइड ही करें। मेरे आपको बहुत कम मिलेगा किसी पेपर के ऊपर लेसिक्स, वो भी उसको बहुत कुछ स्वेलिंग हो तो मैं दूंगी, अदरवाइज नहीं दूंगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं स्टीरॉइड। स्टीरॉइड अब हम नहीं देते। स्टीरॉइड हम स्पेसिफिकली सिर्फ दे रहे हैं अगर प्राइमरी FSGS है। मेरे पास MCD एडल्ट्स के अंदर आया है, मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ कि MCD है, और थोड़ा बहुत जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, मेम्ब्रेनस की एक पेशेंट आई थी तो मैंने उसको प्राइमरी मेम्ब्रेनस क्योंकि मैं सस्पेक्ट कर रही थी तो मैंने उसको स्टीरॉइड स्टार्ट कराया था, अदरवाइज हम स्टीरॉइड नहीं देते। प्लीज स्टीरॉइड पेशेंट को मत दें, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है कि आपने 3+3 दे दिया। नंबर 1, आप मैंने जितने मेरे पास पेपर आए हैं उनमें अंडर डोजिंग होती है, अंडर डोजिंग नहीं करें। अगर स्टीरॉइड देना तो फिर सही तरह दें, 6+6 डोज है बेसिकली उसकी, आपने 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे के लिहाज से देनी है, तो ये तो बहुत ज्यादा डोज बनती है 6+6, तो 6+6 दें फिर, एक ये गेम है। अच्छा, फिर चले, अगर आपको स्टीरॉइड देना भी है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने 16 वीक्स में इसको टेपर ऑफ करके बंद करें, क्योंकि स्टीरॉइड के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करें। अच्छा, इम्यूनोसप्रेसेंट पे आ जाते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट जो हम ज्यादा खुली देते हैं, एक होती है कैल्शियम यूरिन इनहिबिटर्स हैं, एक का नाम होता है साइक्लोस्पोरिन, एक का नाम होता है टेक्रोलिमस। टेक और साइक्लो दोनों बहुत अच्छी हैं। आजकल जो पुराने अंकल्स हैं सारे के सारे वो टेक को पसंद करते हैं, मैं उनसे एग्री करती हूँ, लेकिन उनकी पॉपुलेशन का ये कि टेक के लेवल आसानी से हो जाते हैं, हम थोड़े से तंग हैं, टेक और साइक्लो के लेवल हमारे पास यहाँ जरा मुश्किल से होते हैं। फिर SLE अगर है तो MMF देना है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे पास। और साइक्लोफॉस्फेमाइड RPGN में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। रिटुक्सीमैब अगर आप रेजिस्टेंट मेम्ब्रेनस है या रेजिस्टेंट IgA है, रेजिस्टेंट MCD है, जो भी है, रिटुक्सीमैब पे आजकल बहुत रिसर्च हो रही है और रिटुक्सी हम बहुत देते हैं। और सो सॉरी आप लोगों को मैंने बोर किया आज और बस ये कि कोई सवाल, सिर्फ सर ही है मेरे ख्याल में, और तो कोई भी नहीं है मेडिसिन का बंदा।